नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। दीपावली का त्योहार आप सभी ने बहुत अच्छे से मनाया होगा और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की दीपावली गुजरी होगी, ये उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं ये भी जानता हूं साथ साथ में कि जब तक आप खुद अपने सपने साकार नहीं कर लेते और खुद सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है उसमें आकर दीपावली नहीं मना लेते, तब तक आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये दीपावली अभी भी कम है। चलिए, आप लोग सभी स्वस्थ हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और अब आगे आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों को अपने लक्ष्य पे पूरी तरीके से फोकस करना है। ज्यादातर अपने चैनल से जुड़ी हुई जैसे कि गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, उनका अभी तक का बहुत बिजी शेड्यूल रहा है कि दीपावली की सफाई करनी है, ये वो बहुत सारे काम होते हैं। मैं भी समझता हूं इस चीज को कि हाँ होंगे, मैं मानता हूं कि होंगे, लेकिन अब जितने भी काम थे उन्हें साइड में कर देना और सबसे मुख्य काम है आपका पढ़ना और पढ़कर सपनों को साकार करना। ठीक है, नियमित रहना है, मैं भी कोशिश करूंगा नियमित रहने की, और मैं वैसे भी नियमित क्लास आपको दे रहा हूं, तब इसीलिए अपन पहुंच चुके हैं 48 क्लास तक। लेकिन आप लोगों को नियमित रहना बहुत जरूरी है। आज के इस एकलव्य बैच की 48वीं क्लास में अपन कछुआ वंश का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 इससे पहले पढ़ लिया। इस दरमियान बहुत सारे बच्चों के मैसेज कमेंट वगैरह आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड का बैच अभी शुरू कर दो आप नया, सर फर्स्ट ग्रेड का बैच शुरू कर दो, तो टाबरो ध्यान दो। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है ये कि ये यहाँ रीट मेंस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये साथ साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है सेकंड ग्रेड और आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड का भी कॉमन बैच है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक रहेंगे वो मैं अलग से करवाऊंगा इनके। बाकी ये जो कॉमन जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, उसके लिए अलग से क्लासेस नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्लासेस आप लोगों की भी चल रही है, इस बात को ध्यान में रखें। और क्योंकि फिर आप पूछने में ही समय गवा दोगे तो फिर समय एक बार निकल गया वो वापस आएगा नहीं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, टाबरो ध्यान दियो पूरा ही। ठीक है, इनू पहला है नहीं अपन मिर्जा जय सिंह पहली सारी चीजें पढ़ चुके हूं। मान सिंह तक अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, मान सिंह तक लास्ट पढ़ा था। फिर उनके बाद में जो एक शासक बनते हैं भाव सिंह जी बनते हैं, वो ज्यादा पूछते नहीं है। और सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक जो आप लोगों को पूछा जाएगा, मिर्जा जय सिंह। दो में कंफ्यूज होते हैं, एक तो मिर्जा जय सिंह, एक सवाई जय सिंह। मिर्जा जय सिंह और सवाई जय सिंह का एक जीजीडी फैक्ट भी आप लोगों को दिया था, चिंता मत करो, इसी क्लास में डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो अपने ध्यान रखना है मिर्जा जय सिंह। शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, तब से ये मिर्जा जय सिंह कहलाए हैं। और इसके बाद में कई शासकों ने, कछुआ वंश के शासकों ने मिर्जा की उपाधि धारण की है। इनके बाद में जो जय सिंह वापस शासक बनते हैं, विजय सिंह होते हैं, उनको सवाई की उपाधि देके सवाई जय सिंह जो है नाम हो गया था, वो औरंगजेब ने दी थी। तो ऐसे जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। आइए एक एक डिटेल को पढ़ते हैं। देखो, इनसे पहले आमिर के शासक कौन बने? कि मिर्जा के भाव पहले थे, ऐसे याद रखना कि मिर्जा से भाव पहले थे, मिर्जा के भाव पहले थे, कैसे भी याद रख लो, भाव सिंह इनसे पहले थे, ये ध्यान रखना है। समकालीन मुगल शासक किसके? मिर्जा जय सिंह के समकालीन मुगल शासक देखो, जहांगीर, इसके बाद में शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। पहले जब उत्तराधिकारी संघर्ष चला शाहजहां के समय, तब मिर्जा जय सिंह ने शाहजहां का साथ दिया, लेकिन बाद में औरंगजेब जीत गया तो फिर ये औरंगजेब की तरफ हो गए थे। ठीक है, इसीलिए औरंगजेब की तरफ से ये आगे पुरंदर की संधि भी करते हैं अपने किसे? शिवाजी से, मराठा शिवाजी। ठीक है, शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि दी है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। ये पूछते हैं आपको कि मिर्जा की उपाधि किसने दी है, तो वो शाहजहां ने दी। किसने दी है? शाहजहां ने दी है, याद रखना। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष में पहले शाही सेना का साथ दिया। अब देखो, शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था दारा सिकोह। कौन कर रहा था? दारा सिकोह कर रहा था। तो या तो शाही सेना आएगा या यूं आएगा कि शाहजहां, तो एक ही बात है। ठीक है, औरंगजेब, मुराद वगैरह ये सब विपक्ष में थे, और इनकी तरफ कौन था? शाहजहां की तरफ दारा सिकोह था। मुगलों का सबसे विद्वान यदि कोई राजकुमार था तो वो दारा सिकोह था। ठीक है, लघु अकबर भी कहा जाता था उसे। देखो, इनका साथ दिया, लेकिन अंत में औरंगजेब का साथ दिया और औरंगजेब का विश्वास भी प्राप्त किया है। और मुगलों की ओर से शिवाजी से क्या की है? पुरंदर की संधि की है। ये पूछते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना।
या पुरंदर की संधि मिर्जा जयसिंह है या सवाई जयसिंह, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये की किसने है? मिर्जा जयसिंह ने की है। पुरंदर की संधि किसने की है? मिर्जा जयसिंह ने। कब हुई थी? तो 11 जून 1665। कब हुई थी? 11 जून 1665। यानी शिवाजी को मुगलों के अधीन लाने का कार्य किया गया था। शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित करने का कार्य इस संधि के जरिए हुआ था। शिवाजी और मिर्जा जयसिंह के मध्य हुई। शिवाजी द्वारा छीने हुए 35 में से 23 दुर्ग पुनः मुगलों को दिलवा दिए गए। शिवाजी की कैसी युद्ध पद्धति थी? छापामार युद्ध पद्धति। उसमें जो मुगलों के 35 दुर्ग छीने थे शिवाजी ने, उनमें से 23 दुर्ग इस संधि के जरिए वापस ले लिए। जब शिवाजी पुनः मुगल दरबार में उपस्थित हुए तब उन्हें बंदी बना लिया गया, जिससे शिवाजी बाद में भाग निकले थे। अब इसमें एक लंबी स्टोरी आती है, राम सिंह की हवेली में ठहरे वगैरह ये सब, लेकिन इतनी आप लोगों को पूछते नहीं है। ये ध्यान रखना कि शिवाजी बंदी बनाए गए थे और फिर निकल गए थे यहां से। हाँ, ये जरूर याद रख सकते हो कि इनको राम सिंह की हवेली में ठहराया गया था। क्या ध्यान रख सकते हो? शिवाजी का कद थोड़ा सा छोटा था और औरंगजेब जब वहां से निकल रहा था तो शिवाजी भी जो है, एक तो पहली लाइन में खड़े नहीं रखे, पीछे खड़े रखे थे शिवाजी को, और शिवाजी का कद थोड़ा सा छोटा था तो ऐसे उछल उछल के ऐसे मतलब देखने की कोशिश कर रहे थे। तो बाद में औरंगजेब थोड़ा सा मुस्कुराता है, व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है, वहीं से शिवाजी की खोपड़ी खिसक जाती है कि एक तो भाई तूने पहाड़ी शेर को जो है बंदी बना दिया है, तो ऐसे करके फिर वहां से भागने की योजना बनाते हैं और बाद में भाग निकलते हैं वहां से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसका आरोप औरंगजेब ने मिर्जा जयसिंह पे लगाया, क्योंकि ये जो राम सिंह की हवेली में रुकवाया था ना, ये राम सिंह इनके यहीं के थे। ठीक है, तो इसका आरोप भी मिर्जा जयसिंह पे लगा के तुमने सही जो है चाक चौबंद प्रबंध नहीं किए, इसलिए यहां से भाग निकला। तो इतनी चीज समझ में आ गई, तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है टाबरो, कंटिन्यू रहो, पहला कहो है, और जैसे आप लोगों के बेस्ट क्लास हो सकती है वैसे ही मैं क्लास दे रहा हूं आपको। फर्क नहीं पड़ता कि क्लास लाइव है या अपलोड। लाइव का मतलब है कि ये क्लास जो आप 8 बजे देख रहे हो उसको मैंने 7 बजे रिकॉर्ड किया है, यानी कि आप लोगों की भलाई के लिए। मैं 8 बजे भी लाइव उपस्थित रह जाता, मैं 7 बजे भी रह जाता, और जब रिकॉर्ड कर रहा था तब भी लाइव रह सकता था, क्योंकि मैं तो वन शॉट में ही रिकॉर्ड करता हूं। ऐसा तो है नहीं कि कट लगा लगा के करनी है। लेकिन बातें बहुत ज्यादा होने लग गई थी, बच्चे बहुत ज्यादा कई तरह के सवाल पूछते हैं, तो क्या है कि अपन स्टडी कंटेंट से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि थोड़े दिन जो है इन क्लासेस को प्रीमियर पर चलाया जाए, ताकि कोर्स अपना जल्दी से कवर हो जाए। तो सारे डिसीजन आप लोगों के हित में ही लिए जाते हैं, ये ध्यान रखें। और जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जीजीडी के परिवार को मजबूती देनी ही देनी है, क्योंकि जितना जीजीडी का परिवार मजबूत हो रहा है उतना ही हर बालक हर बालिका पढ़ने में मजबूत हो रही है। ठीक है, चलिए देखिए, शिवाजी का पीछा करते हुए बुरहानपुर अभियान में जयसिंह की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि आरोप लगा था जयसिंह पे कि भाई तुम्हारी वजह से जो है शिवाजी भाग गया वापस। तो यहाँ पे इन्होंने पीछा किया और बुरहानपुर अभियान में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने औरंगाबाद में जयसिंहपुरा कस्बा और बनारस में संस्कृत विद्यालय बनवाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है। और इनके दरबारी विद्वान पूछे जाते हैं, जिसमें से एक बिहारी था। बिहारी को जो है हर दोहे की रचना पे सोने की असरफी दी जाती थी। ठीक है, बिहारी सत्सई लिखी थी उन्होंने। दरबारी विद्वान में देखो, राम कवि, कुलपति मिश्र, बिहारी, गोपाल तेलंग, नरोत्तम दास, ये सारे के सारे बेटा पूछे जाते हैं। ये याद रखना, ऐसे की ऐसी चीजें पूछते हैं और ऐसे की ऐसे मैं आप लोगों को बताता भी हूं। मैं अभी ऐसे ही बना हुआ प्रश्न एक बताऊंगा आगे, जिसमें से प्रश्न पूछा जाता है, बस ध्यान आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए क्या बना है वो अभी बताऊंगा आगे। बिहारी ने बिहारी सत्सई लिखी थी। ठीक है, सत्सई के अंदर मतलब 700 दोहे होते हैं। कितने होते हैं? 700। वैसे 713 थे इसके अंदर। ठीक है, और राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। ये चीजें डायरेक्ट पूछी जाती है। ये इस तरीके से जो है बिहारी सत्सई के अंदर दोहे लिखे हुए होते थे, और बिहारी के दोहों में इतना प्रभाव था कि मिर्जा जयसिंह जो है इसे हर एक दोहे की रचना के लिए एक स्वर्ण असरफी दिया करते थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक था, तो देखो अब यहां पे जो है अंतर दे रखा है किसके बीच में? सवाई जयसिंह और मिर्जा जयसिंह, और यही जीजीडी फैक्ट के रूप में आप लोगों को दिया गया था। अभी जीजीडी फैक्ट थोड़े से रुके हुए हैं, डेली डोज भी रुके हुए हैं, उसको फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टीम के कई मेंबर जो है दीपावली त्योहार की वजह से थोड़े से डिस्ट्रैक्ट थे। कईयों के घर परिवार में किसी न किसी परिवार के सदस्य की कोई बीमारी की हालत थी और ऐसा था,
तो कई जने जो है एक बार वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, उसके बाद में आप लोगों के लिए फिर से व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएगी। ठीक है, आंशिक ब्रेक आया है, पूरी तरीके से बंद नहीं की है चीज कोई भी। ठीक है, सवाई जय सिंह टाइम पीरियड क्या है बेटा? 1700 से 1743। ठीक है, अपने पिता बिशन सिंह की मृत्यु के बाद शासक बने, यानी मिर्जा जय सिंह के बाद में भी आप लोगों को ध्यान रखना है बिशन सिंह बनते हैं, इनकी मृत्यु के बाद में ये शासक बनते हैं जिनका नाम होता है अपने विजय सिंह नाम होता है, बाद में इनके जो है जय सिंह कर देते। देखो इनकी वाक पटुता, बोलने में चैप्टर, आजकल का टाबर भी थे देखो ना, बोलने में बहुत फास्ट फॉरवर्ड हुआ करे, जहां का जय ए भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। एक बार औरंगजेब के दबाव, औरंगजेब दोनों ही हाथ पकड़िया है, बहुत जबरदस्त जो है इनको जवाब दे दिए थे। तो औरंगजेब को याद आया कि एक तो भाई मिर्जा जय सिंह था और ये तो उनसे भी सवाया है भाई, तो इसका नाम आज से सवाई जय सिंह। ठीक है, तो नाम औरंगजेब ने इन्हें जो है सवाई की उपाधि दे दी और इनका मूल नाम क्या था? विजय सिंह। औरंगजेब ने बदल के क्या कर दिया? जय सिंह, कि ये उस जय सिंह से भी धुरंधर आदमी है भाई, इसका नाम भी जय सिंह और सवाई जय सिंह किया जाए, तब इनका नाम सवाई जय सिंह हुआ। ठीक है, सवाई जय सिंह। देखो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने आजम का साथ दिया, लेकिन मोजम विजय हुआ और बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। देखो जिसका साथ दिया वो विजय नहीं हुआ, मोजम विजय हुआ है। मोजम कौन था? बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। अब यहां पे आओ, इसमें है आप लोगों के मिर्जा जय सिंह और सवाई जय सिंह में अंतर। देखो मिर्जा जय सिंह इनसे पहले थे, 15 जुलाई 1611 इनका जन्म, पिता महासिंह, मिर्जा की उपाधि शाहजहां द्वारा, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 उपलब्धि के अंदर, और मिर्जा जय सिंह के मध्य हुई थी किसके? शिवाजी और मिर्जा जय सिंह के मध्य। कछवा शासकों में सर्वाधिक शासनकाल यदि देखा जाए तो वो मिर्जा जय सिंह का है। कछवा शासकों में सबसे ज्यादा शासनकाल किसका है? मिर्जा जय सिंह का। 3 मुगल बादशाहों का कार्यकाल इन्होंने देखा। 3 में कौन कौन? जहांगीर से शुरू करना, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 3 मुगल बादशाहों का कार्यकाल इन्होंने देखा है। सवाई जय सिंह के वहां देखो टाबरो, 3 दिसंबर 1688 को जन्म, पिता बिशन सिंह, मूल नाम विजय सिंह, सवाई की उपाधि औरंगजेब, जयपुर शहर बसाया 18 नवंबर 1727, जंतर मंतर 5 वेधशालाएं बनाई। ठीक है, और ये 7 बादशाहों का काल देखा है, ये अभी अपन आगे देखने वाले हैं वेधशालाएं कौन कौन सी बनाई, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं याद करवाने वाला हूं, तो उसकी चिंता तो नहीं करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे बढ़ा। बहुत दिनों बाद क्लास आई है अपनी, फिर से 5-6 दिन बाद में आई है, और कल परसों से आप लोगों के 1 मिनट शो भी कंटिन्यू करेंगे फिर से। 1 मिनट शो का बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स रहता है एग्जाम में भी, स्टूडेंट्स में भी, तो उसे कंटिन्यू करेंगे, उसे मिस मत करना यदि ग्रेड 3 निकालनी है। पोस्ट कम ज्यादा ये चिंता छोड़ दो, मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसे देख लेना, तो उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को कि क्या है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ओके, अब देखो सवाई जय सिंह के समय होता है एक देबारी समझौता होता है 1708। मेवाड़ पड़ा था जब भी आप लोगों को बताया था, मारवाड़ पड़ा तब भी बताया था, है ना, और कछवा पढ़ रहे तब भी बता रहा हूं। सवाई जय सिंह से विवाह हुआ था किसका? एक तो सूरज कुंवरी का और एक चंद्र कुंवरी का। देखो मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवरी। ठीक है, इसका विवाह हुआ इस शर्त पे हुआ कि इससे उत्पन्न जो पुत्र है वो शासक बनेगा। ठीक है, मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह हुआ, इससे जन्म हुआ ईश्वरी सिंह का, इससे जन्म हुआ माधो सिंह का। विवाह किससे किए? दोनों ने सवाई जय सिंह से किए। अब देखो क्या होता है कि शर्त के अनुसार शासक बनना चाहिए माधो सिंह, लेकिन शासक बना था ईश्वरी सिंह, तो इन दोनों के मध्य जो है उत्तराधिकारी संघर्ष के बीच इसी समझौते से हो गए थे। फिर इसी के परिणाम के स्वरूप बगरू का युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध होता है, और ईश्वरी सिंह की आत्महत्या होती है। वो सब इसी के परिणाम स्वरूप होते हैं देबारी समझौते के अनुसार। ठीक है, तो देबारी समझौते का टाइम पीरियड पूछा जाता है, क्या तय हुआ था ये पूछा जाता है, और किस किस का विवाह हुआ था ये पूछा जाता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है, ऐसे का ऐसे आप लोगों को जीजीडी वन लाइनर में भी चीज दी गई है। देखो टाउटो, सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को डीग की जागीर दी और ब्रजराज की उपाधि दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, जो भरतपुर के जाट शासक है, भरतपुर और धौलपुर में जाट रियासतें थी, ये दोनों ही जाट शासकों ने शासन किया है। तो भरतपुर के जो जाट शासक है उसमें बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी है वो ध्यान रखना, सवाई जय सिंह। और क्या ध्यान रखना है? डीग की जागीर दी थी।
सवाई जयसिंह के बूंदी उत्तराधिकार हस्तक्षेप के कारण मराठों का राजस्थान में आगमन हो गया। बूंदी के उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, दलेल सिंह और वो थे उस समय वहां पे। तो इस उत्तराधिकार संघर्ष के कारण मराठों की हेल्प ली थी फिर बूंदी वालों ने। तो इसी जो है ये एक शुरुआत हो गई थी मराठों का जो है राजस्थान में आगमन यहीं से हो गया था। बाद में मराठों ने बहुत परेशान किया, तो जाकर क्या किया गया था, हुड्डा सम्मेलन हुआ था 1734 में। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कुमाणी राजपूतों ने इनके घोड़े को रोका था, तो यह भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। इसका पंडित कौन था? पंडित पुंडरीक रत्नाकर था। पंडित कौन था इस यज्ञ का? पुंडरीक रत्नाकर। और विद्याधर भट्टाचार्य जो एक बंगाली वास्तुशास्त्र था, यह कौन था? बंगाली वास्तुशास्त्र, वास्तुकार कह सकते हो, बंगाली वास्तुकार था। इसने क्या किया, नक्शा बनाया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया तरीके से बसा हुआ है जयपुर। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया गया। जयपुर शहर एक बहुत व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ है, क्योंकि आप देखोगे जयपुर शहर के चारों तरफ तो एक तो परकोटा है, वो किस लिए? मराठों से सुरक्षा के लिए। इसके अलावा उसको बसाया बहुत अच्छी तरीके से गया, क्योंकि इसकी पहले डिजाइन बनाई गई थी। अपन भी घर का नक्शा बनाते हैं, उसके बाद में घर बनाते हैं, तो सब चीजें देखते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या बेटर है, तो वो बढ़िया तरीके से ही चीज बनती है। एक डायरेक्ट ही क्या, हाँ की कौन क्या मर्जी पड़े जो बना दो, तो वो बढ़िया नहीं बने। और वो तरीको है बढ़िया बनाने को, तो ये बहुत व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ है। अब मराठों के हस्तक्षेप से पूरा ही राजस्थान त्रस्त, बहुत परेशानी हो रही थी। तो फिर इनको रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन किया गया, जिसमें राजस्थान के सभी शासकों ने रामपुरा नाम की एक जगह पर एकत्रित होने का निर्णय लिया, और कि हम हर बरसात की सीजन में यहाँ एकत्रित होंगे और मराठों के विरुद्ध कैसे लड़ना है उसको तय करेंगे। लेकिन ये चल नहीं पाया, मतलब हर बरसात में एकत्रित हुए नहीं। क्यों? क्योंकि सभी शासक थे, सभी अपने आप को सूरमा समझते थे, एक दूसरे की जरूरत नहीं समझते थे, और फूट बहुत ज्यादा थी। अब देखो इसकी योजना किसने बनाई, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की, ये सारी चीजें पूछी जाती है। मेवाड़ के शासक पढ़ाए तब भी बताया था, लेकिन वापस बता रहा हूं कि हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता और मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को राजस्थान में रोकना था। योजना संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाई गई, लेकिन संग्राम सिंह द्वितीय की हो गई थी मृत्यु। तो फिर अध्यक्षता की थी किसने? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। और आयोजक कौन था? सवाई जयसिंह था। दिनांक 17 जुलाई 1734, स्थान हुड्डा भीलवाड़ा। अब इसमें शामिल कौन कौन हुए ये पूछते हैं। तो जयपुर से सवाई जयसिंह, जोधपुर से अभय सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, और उदयपुर से अपने जगत सिंह द्वितीय है ही, राज सिंह जी किशन से, गोपाल सिंह करौली से, दलेल सिंह बूंदी से, दुर्जन साल कोटा से, और भगत सिंह नागौर से। तो ये सारे के सारे शामिल हुए थे, और इसमें से भी चीज पूछते हैं आपको कि कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था, ये चीजें पूछी जाती है। तो भैया स्क्रीनशॉट लीजिए। टावरो चीज एक एक बताऊं था ने, लेकिन थे अगर ध्यान प्रॉपर दे दियो नहीं तो आज तुम गढ़ जीत ले हो। इतना भी कठिन नहीं है कंपटीशन, लेकिन इतना भी सरल नहीं। मेहनत सभी को करनी पड़ेगी, मेहनत सभी को करनी पड़ेगी। किसी के वसीयत में आसमान नहीं लिखा जाएगा, उड़ान तय करेगी कि कौन कितना ऊंचा जाएगा। तो बस जिसके वसीयत में आसमान लिखा हुआ वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर ही नहीं कि बाप दादा पढ़े बहुत प्रॉपर्टी की बहुत पया, हाँ मेहनत करे कौन? क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर उड़ा भी दूं तो मेरे जो है आने वाली 3-4 पीढ़ी तक का माल पड़ा है, तो वो मेहनत नहीं करते हैं। ऑब्वियस है ये चीज। मेहनत वही करते हैं कि हमारे पास में अभी कुछ भी नहीं है, यदि हमने मेहनत करके नहीं बनाया तो हमारी जिंदगी भी खराब और आने वाली हमारी पुश्तों की भी खराब होगी। इसीलिए जो है मेहनत करो इतनी जबरदस्त कि आने वाले 7 पुश्ते आप लोगों को याद करें कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए कुछ न कुछ तो किया। इसलिए हमें इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, और संघर्ष तो वैसे ही अपन कर रहे हैं। तो इस संघर्ष के साथ में मेहनत की जाए, दम लगा के अपने लक्ष्य को बहुत शिद्दत से चाहा जाए, तो वो जरूर और जरूर मिलेगा। वो मेहनत के दम पे ही हासिल किया जा सकता है। सवाई जयसिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य समूह, तो बढ़िया चीज जो पूछे ना, हवा महल, ये जो है जो तीज की झांकी निकलती थी उसको देखने के लिए इसका निर्माण करवाया। तीज की जो सवारी निकलती थी उसको देखने के लिए। लालचंद उस्ता जो है ना, लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे, ये ध्यान रखना। जंतर मंतर इसका एक्चुअल नाम होता है, क्या होता है? यंत्र मंत्र।
ठीक है। इसके लिए मतलब ये एक क्या है, जंतर मंतर क्या है, जंतर मंतर वेधशालाएं हैं। क्या है, वेधशालाएं, जहां पे टेक्नोलॉजी के अनुसार चीजें स्थापित की गई। सूर्य घड़ी है, सम्राट यंत्र है, बहुत सारी चीजें जो आज अपन सोचते हैं कि यार इतनी ये गणना वगैरह कैसे कर लेते हैं, ये उस समय स्थापित कर ली थी सवाई जयसिंह ने। बहुत दूरदर्शी सोच का शासक था। जयपुर शहर को बसाया, जयबाण तोप स्थापित करवाई जयगढ़ के किले में, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, चंद्र महल, जल महल, सिसोदिया रानी का बाग, ये सारे निर्माण कार्य इनके समय हुए। जिसमें से ये जो जंतर मंतर है ना, ये 5 वेधशालाएं थी। ये कितनी थी, 5 वेधशालाएं थी, जिसमें आप लोगों को याद रखना है इस तरीके से, डीजे बम, डीजे की आवाज आती है, बम बमा बम, ठीक है। डीजे बम का मतलब क्या है, देखो, डी से दिल्ली, जे से जयपुर, बी से बनारस, उज्जैन, मथुरा, याद रहिए क्या, दिल्ली जयपुर बनारस उज्जैन मथुरा, दिल्ली जयपुर बनारस उज्जैन मथुरा, दिल्ली जयपुर उज्जैन बनारस मथुरा, डीजे बम बमा बम, डीजे बम, डीजे बम, डीजे बम, यहां याद रही। और क्या याद रही, ठीक है, ये इसी तरीके से याद रहेगा। सबसे पहली ये दिल्ली वाली तो थी पहली, और ये जयपुर वाली बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़ी, ठीक है। इस तरीके से याद रखो चीजें कि भूलो नहीं, काम आसान होना चाहिए। सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान देखो, पुंडरीक रत्नाकर, इसने जयसिंह कल्पद्रुम लिखी, बख्तराम इसने बुद्धि विलास लिखी। अब ये मैं आप लोगों को कह रहा था, चीजें इसी के अंदर से बनती है, प्रश्न यहीं से बनते, ध्यान देना। बुद्धि विलास से संबंधित प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। मिलान करने वाले, अभी जो हाल ही में चतुश्रेणी एग्जाम हुआ उसके अंदर बना था, मिलान करने वाले से रिलेटेड था प्रश्न, यहां पे ध्यान रखना था। बुद्धि विलास, भगतराम। जनार्दन भट्ट की रचना देखो, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। केवल राम की, ये ज्योतिष विशेषज्ञ था, ये ध्यान रखना। जगन्नाथ, सम्राट सिद्धांत, सिद्धांत कौस्तुभ। सवाई जयसिंह स्वयं भी लिखता था और ज्योतिष पे लिखता था, जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका। सवाई जयसिंह को जो है मोहम्मद शाह, ये बहादुर शाह जो है ना, इसने जेल में डाल दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसने डाला था, मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो उसको प्रसन्न करने के लिए जीज मोहम्मद शाही लिखी और जयसिंह कारिका, दोनों ज्योतिष पर आधारित पुस्तकें लिखी हुई है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, सवाई जयसिंह से रिलेटेड, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ईश्वरी सिंह, इसके बाद में शासक। अब ये देवारी समझौते के कारण क्या हुआ, फूट पड़ गई बेटों के अंदर, राजकुमारों में। यहां पे ध्यान रखो, ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह और सूरज कुंवरी का पुत्र था। सवाई जयसिंह और सूरज कुंवरी का पुत्र, देखो ये रहा देवारी समझौता। सवाई जयसिंह और सूरज कुंवरी, इनका और इनका पुत्र कौन था, ईश्वरी सिंह, ठीक है। अब ध्यान रहेगी नहीं ये चीज यहां से। चलिए, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण शासक बना, लेकिन देवारी समझौते के अनुसार माधो सिंह शासक बनना चाहिए था। अब ज्येष्ठ यानी बड़ा बेटा था, इसलिए शासक बन गया, लेकिन बनना कौन चाहिए था। देवारी समझौता क्या कहता, माधो सिंह। माधो सिंह का जन्म बाद में हुआ, तो फूट के ये बीज यहीं से डल चुके थे, ठीक है। जयपुर की गद्दी के लिए दोनों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें पहला राजमहल का युद्ध होता है मार्च 1747। राजमहल कहां पड़ता है, टोंक के अंदर। राजमहल कहां पड़ता है, टोंक में। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य ये युद्ध होता है। ईश्वरी सिंह मदद रहता है किसकी, मल्हार राव होलकर की, और माधो सिंह का साथ कौन देते हैं, मेवाड़ और मराठा राणोजी। कौन देते हैं, मराठा राणोजी सिंधिया। अब यहां पे क्या होता है, इसमें ईश्वरी सिंह विजयी हो जाते हैं। हारते कौन है, यहाँ राणोजी सिंधिया हारते हैं, लेकिन राणोजी सिंधिया अपने जो है हार का मुआवजा इनसे मांगते हैं, ईश्वरी सिंह से। मराठों का बहुत ज्यादा दबाव ईश्वरी सिंह पे, ठीक है। यहाँ पे ये जीत गए, अब जीत की खुशी में ईश्वर लाट बना दी। राजमहल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने ईश्वर लाट बना दी, ये जो है ईश्वर लाट। और यहीं से कूद कर बाद में ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी, क्योंकि मराठों से बहुत ज्यादा परेशान हुए। इसे बोला जाता है सरगासूली या ईश्वर लाट। इसको क्या बोलते हैं, सरगासूली भी बोलते हैं, सरगासूली के नाम से। ये देखो, सरगासूली के नाम से भी जाना जाता है। यह जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में बनवाया गया और 7 मंजिला ऊंचा है। हो सकता है आने वाले समय आप लोगों को इसकी मंजिल भी पूछी जाए, तो 7 मंजिला ऊंचा है। 140 फीट इसकी ऊंचाई है। मराठों से परेशान होकर इसी से कूदकर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर दी थी। आत्महत्या कब की थी, 1750। आत्महत्या कब की थी, 1750। लेकिन इससे पहले एक युद्ध होता है 1750 से पहले, बगरू का युद्ध, वो अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे पहले वाली सारी की सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को
उपलब्ध करवा चुका हूं। ठीक है, देखो भाई साहब, ईसरलाट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो वहां पे ईसरलाट के बाहर राजस्थान सरकार के जो है पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने लगा रखी इसकी जानकारी, वो मैंने यहाँ पे साझा कर दी है। क्या लिखा है इसके अंदर देखो, महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा मेवाड़ तथा मराठों की संयुक्त सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, यानी कि राजमहल के युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण 1749 में निर्माण करवाया। इसे सरगासुली के नाम से भी जानते हैं और 140 फीट इसकी ऊंचाई है, 7 मंजिला मीनार है, ये अष्टकोणीय आकृति में बनी है। इसकी सर्वोच्च मंजिल से जयपुर शहर के चहुमुखी विहंगम दृश्य का अवलोकन किया जा सकता है। आगे बात समझ पल्ले पड़ी गए। और देखो पूरा मैं ले रहा हूं बिल्कुल पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी। हम थे ए टिकट रेटा मत देख, जो ए एग्जाम में पूछे कौन, जो जानकारी पूछे और आई है। ठीक है, ले भाई बड़ा आगे। ओके, बगरू का युद्ध ये कब होता है? 1748, राजमहल के युद्ध के बाद होता है। ठीक है, देखिए इस युद्ध में पहले माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर को अपनी तरफ मिला लिया। माधो सिंह और मराठों की संयुक्त सेना ने ईश्वरी सिंह को पराजित किया और इसको पराजित करके युद्ध के हर्जाने को मांगने लगे। देखो, लेकिन एक निश्चित हर्जाना तय कर मल्हार राव होलकर ने ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया। समझो इस बात को, बगरू का युद्ध हुआ है, मल्हार राव होलकर ने बगरू के युद्ध में साथ किसका दिया? माधो सिंह का, और ईश्वरी सिंह को हरा दिया है। लेकिन ईश्वरी सिंह से एक हर्जाना फिक्स किया कि इतने पैसे मुझे तो शासक मैं तुम्हें बना दूंगा, क्योंकि मेरी मदद से ही तुम हारे हो। तो ये तय करके शासक बनाया ईश्वरी सिंह को। दबाव आर्थिक किस पे बढ़ रहा है? ईश्वरी सिंह पे बढ़ रहा है। इसके पास में, माधो सिंह के पास तो वैसे ही मेवाड़ की सहायता थी, क्योंकि ये तो मेवाड़ का द्वैता है, अपन ने पढ़ा है ना। तो ये तय राशि ना दे पाने के बाद मराठों के भय के कारण दिसंबर 1750 में ईश्वरी सिंह ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर देता है। इतिहास में ऐसा पहला शासक है जिसने मराठों से डर कर आत्महत्या की, वो ईश्वरी सिंह है। भय से की है कि भाई ये मांगेंगे वापस, परेशान करेंगे पैसे। अब उधारी वाले आज भी अपन कई सारे किसे पढ़ते हैं ना, उधारी बहुत ज्यादा हो गई तो कई सुसाइड केस सुनने में आते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी ये उस समय की उधारी थी। उधारी तो क्या हर्जाना था, पैसे लिए थोड़ी, लेकिन तय किए थे कि अब दूंगा, तो बात वहां पे आ गई देने की। तो फिर यहाँ पे ये चीज। इसके बाद में शासक कौन बनता है? माधो सिंह प्रथम। ठीक है, मल्हार राव होलकर और जयप्पा सिंधिया ने माधो सिंह को शासक बनाया और एक धनराशि की मांग की। ठीक है, धनराशि न देने पर मराठों ने जयपुर में उपद्रव भी किया। अब यहाँ पे उपद्रव किया तो पैसे न देने के लिए, मतलब क्या किया? पैसे न दिए तो उपद्रव किया। लेकिन ये भाई इनके पास में सहायता किसकी थी? मेवाड़ की थी, तो डरने वाले नहीं थे। अब माधो सिंह क्या करता है देखो, मराठों को सबक सिखाने के लिए माधो सिंह ने जयपुर नगर के सारे द्वार बंद करवा दिए, क्योंकि जयपुर कैसे एक मतलब चारों तरफ दीवारें थी उसके, मतलब पूरा दीवार से परकोटे से गिरा था। अब ये जो है हजारों की संख्या में यहाँ पे जो है घूमने आए हुए थे मराठे। ठीक है, मराठे यहाँ जो है घूमने आए हुए थे, चारों तरफ बंद करवा दिए, परेशान कर रहे थे। बंद करवा के कत्ले आम के काटो गाजर मूली की तरह, ठीक है, कत्ले आम मचा दिया, कहीं से भागने की जगह तक नहीं मिली। और ये उसको जो है सबक सिखाने के लिए किया, द्वार बंद करवा दिया और मराठों का कत्ले आम करवा दिया। तो ये ध्यान रखना कि एक भाई ने यहाँ पे तो क्या है आत्महत्या की है कूदकर, दूसरे भाई ने सबक सिखाने के लिए एग्रेसिव मूड में चला गया। ठीक है, फिर देखो बंटवारा का युद्ध होता है 1761। अब कुछ एक वन लाइनर के अंदर शायद एक मिसप्रिंट थी, पहले थी उसमें, लेटेस्ट वाली में नहीं है, उसमें 1861 आया, शायद 1761 कर देना, ये सही है। बंटवारा का युद्ध कब हुआ है? 1761। कोटा के शत्रुसाल से पराजित हुआ है और इसने सवाई माधोपुर और मोती डूंगरी महल बनवाए हैं, ये भी ध्यान रखना माधो सिंह के बारे में। ठीक है, बंटवारा का युद्ध मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, जब ये कोटा के आपको चौहान पढ़ाए थे तब, तो ध्यान रखना। और ये ध्यान रखो अपने, सवाई माधोपुर की स्थापना किसने करवाई? माधो सिंह प्रथम ने। ठीक है टाउन, ले देखो अपलोड क्लास का मजा ये होता है, टू द पॉइंट, कंटेंट से कंटेंट चलते हैं, मजा भी इसी में है। और 2-5 मिनट ही एक्स्ट्रा लगते हैं जहां मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग जो है दुगुने जोश से आगे बढ़ सको। बाकी फालतू की कोई भी बात इसमें नहीं होती है, ठीक है ना, इसीलिए ये क्लास इस तरीके से दी जा रही है। आधे घंटे की क्लास हुई है, कंटेंट कितना पड़ा है ये देखो। आगे बढ़ो, सवाई प्रताप सिंह। अब जो मेन लास्ट शासक आपको पढ़ना है वो सवाई प्रताप सिंह है, इसके बाद में मान सिंह पढ़ेंगे, वो मेन है बस। ठीक है, कछुआ आज पूरे कर देंगे। सवाई प्रताप सिंह के अंदर आपको युद्ध तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, तुंगा और पाटन के पढ़ने हैं, लेकिन
इनके जो है कला प्रेमी भावना के कारण कला से संबंधित चीजें इनकी ध्यान रखनी है। चलिए, इनसे पहले इनके भाई पृथ्वी सिंह शासक बनते हैं, प्रताप सिंह 1778 में शासक बनते हैं। ठीक है, तुंगा का युद्ध होता है 1787 में। तुंगा का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, प्रताप सिंह और विजय सिंह मारवाड़ के, इनकी संयुक्त सेना होती है, इनकी संयुक्त सेना, प्लस लगा रखा है ना मैंने, यानी कि संयुक्त सेना है। और वर्सेस महादजी सिंधिया यानी कि मराठे। ठीक है, इनके मध्य होता है, प्रताप सिंह इसमें विजयी रहे। इनको साथ मिला है मारवाड़ के विजय सिंह का और विजयी रहे। मारवाड़ के विजय का साथ मिला, विजयी हो गए। बस यह याद रखो, बहुत शॉर्ट तरीके को याद रखो, कोई दैण करने की जरूरत है ही कौन। पाटन का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, नीम का थाना अलग हुआ तब अपन ने पढ़ा था कि ये क्या श्री माधोपुर में पड़ता है ना, तो क्या नीम का थाना में चला गया था। लेकिन अब वापस आपको ध्यान रखना है कि ये पाटन अपने कहां है, सीकर के अंदर। महादजी सिंधिया ने जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। फिर यहां पे पराजित किया पाटन के युद्ध में। जोधपुर और जयपुर की संयुक्त सेना को यहां महादजी सिंधिया क्या करते हैं, बदला लेते हैं, इसका यहाँ पे पराजित करते हैं। 3 साल बाद बदला लेते हैं। तो ये दोनों ही युद्ध इसमें ध्यान रखना है। सवाई प्रताप सिंह एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान थे। 1799 के अंदर क्या बनवाते हैं, जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाते हैं। 1700, यहां पे मैंने शायद आप लोगों को यहां पे, अच्छा, सवाई जय सिंह के अंदर हवा महल मैंने लिखा है ना, इसको काट देना, ये प्रताप सिंह के अंदर आएगा, ये हवा महल का आएगा प्रताप सिंह के अंदर। प्रताप सिंह, सॉरी, यहां पे हवा महल मैंने लिखा है। लालचंद उस्ता और तीज की सवारी सही है, प्रताप सिंह के अंदर ही आता है। सवाई जय सिंह हवा महल का निर्माण नहीं करवाते, जंतर मंतर का करवाते हैं। ठीक है ना, डाउट आ तो हाथ ही क्लियर हो गया, नहीं तो फिर ये डाउट रह जाता। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे अपन, 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया है प्रताप सिंह ने। लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे। इसमें 5 मंजिलें हैं और 953 खिड़कियां हैं। 5 मंजिलें, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। मंजिलों के नाम भी पूछते हैं, मंजिलों के नाम भी पूछते हैं, शरद रतन प्रकाश विचित्र और हवा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गंधर्व 22 याद रखें। प्रताप सिंह के दरबार में कवि, ज्योतिष और संगीतज्ञों की मंडली 22 की संख्या में थी। 22 की संख्या में होने के कारण नाम 22 पड़ा। ठीक है, गंधर्व 22 कहते हैं जिसे, गंधर्व 22 के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये संशोधन हाथों हाथ ही करते हुए चलना। हवा महल के निर्माण से संबंधित जो है आप हाथों हाथ ही संशोधन करते हुए चलेंगे। डाउट जो है हाथों हाथ क्लियर हो गया, ठीक रहा, नहीं तो फिर मैं भी बाद में लास्ट में देखता तो मुझे लगता है अरे यार ये। ठीक है, चलिए, तो इसे हाथों हाथ संशोधित करते हुए चले। प्रताप सिंह खुद बहुत अच्छी रचनाएं, कविताएं वगैरह लिखते थे। ब्रज निधि के नाम से रचनाएं करते थे। ये ब्रज निधि के नाम से काव्य रचना किया करते थे। ठीक है, इनके संगीत गुरु चांद खां, इन्हें प्रताप, जो संगीत गुरु चांद खां है ना, इन्हें प्रताप सिंह ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी है। और काव्य गुरु इनके गणपत भारती थे। इनकी रचना संगीत सागर है, ये भी ध्यान रखें। संगीत गुरु चांद खां, काव्य गुरु काव्य गुरु गणपत भारती। ठीक है, संगीत सागर इनकी रचना है। इनके दरबारी देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने राधा गोविंद संगीत सार की रचना की है, ध्यान रखेंगे। और जयपुर में तमाशा लोकनाट्य का प्रारंभ भी इनके समय ही होता है। तमाशा लोकनाट्य का प्रारंभ भी, तमाशा एक्चुअल में महाराष्ट्र का लोकनाट्य है, यहाँ पे इनके समय जो है तमाशा लोकनाट्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। चलो, जगत सिंह द्वितीय, रस कपूर के कारण इनको पढ़ना है अपने को। देखो, प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं। इनके समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। अब कृष्णा कुमारी विवाद होता तो वैसे कहां है, मेवाड़ के अंदर। आप लोगों को बताया था मेवाड़ का दूसरा कलंक राजकुमारी कृष्णा कुमारी को विष देकर मारना है, और कृष्णा कुमारी विवाद वही है। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला जयपुर का शासक है। अपनी पासवान रस कपूर के कारण जयपुर का बदनाम शासक कहलाया। ये वही प्रभाव है जो अपन ने मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय के बारे में पढ़ा था, वैसा ही प्रभाव प्रताप सिंह यहाँ पे जगत सिंह द्वितीय पे रस कपूर का था, इसलिए जयपुर का बदनाम शासक कहलाता है। रस कपूर के नाम अपना आधा शासन कर दिया था और मतलब इसके ही नशे में रहता था। अंत में रस कपूर को नाहरगढ़ किले में कैद करवाया था फिर बाद में। ठीक है, क्योंकि सामंतों का बहुत ज्यादा फिर दबाव था, तो लास्ट में रहा है रस कपूर को कैद भी करवाया था। रस कपूर के कारण जयपुर का बदनाम शासक कहलाता है। एडी एडी तो मतलब घटना हुई है इतिहास में।
देखो ए पासवान याद रखनी, एक अनारा बेगम याद है कि गज सिंह जी के टाइम की, एक नन्नी जान याद है कि जसवंत सिंह द्वितीय के टाइम की, एक अपने रस कपूर होगी, एक अपने गुलाब राय होगी, है ना। ए जितनी जितनी एक चिमना मराठन भी याद है क्या, बा मोहम्मद शाह लहर भागियो जी को। तो ए प्रेसी पासवान ए मतलब इतिहास बहुत ज्यादा परिवर्तित कराए हो भाई साहब। अपार इतना मतलब याद भी नहीं करना, राजा रे मजा मजा चक्कर में बहुत सारी चीजें अपनी सजा के रूप में बदल गई, यानी कि बहुत सारा इतिहास अपन को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक, इसको कोई भी सीरियस नहीं लेंगे। चलिए, राम सिंह द्वितीय, इससे पहले सवाई जयसिंह तृतीय जयपुर का शासक बनता है। जयसिंह के बाद राम सिंह नाबालिग अवस्था में शासक बनते हैं। राम सिंह के नाबालिग होने के कारण मेजर लुडलो ने प्रशासन संभाला था। मेजर लुडलो ने जयपुर का प्रशासन अपने हाथ में लिया था, संभाला। ठीक है, लुडलो के प्रयासों से जयपुर रियासत में सती प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों पर रोक लगी। अंग्रेजों के कारण एक चीज ये फायदा हुआ है अपने देश को, अपने राज्य को, सभी को, कि कुप्रथाओं पे इन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया। देखो, लुडलो के हाथ में प्रशासन आते ही यहाँ पे इन सभी कुप्रथाओं पे रोक लग गई थी। तो अंग्रेजों के ये फायदा ही है, विकास होना ये भी फायदा है। गुलाम बनाया, ये नुकसान अपन को लगता है, लेकिन फायदा भी कहीं ना कहीं हुआ है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक राम सिंह ने अंग्रेजों की काफी मदद की थी, जिसके कारण इन्हें सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना दिया गया था। जयपुर के राम सिंह ने भी मदद की, कोटा के राम सिंह ने भी मदद की। ठीक है, तो इन्हें क्या है, सितारे हिंद और कोटपुतली का परगना दिया गया था, ध्यान रखें। अब राम सिंह के कार्य भैया आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि राम सिंह के समय बहुत सारे निर्माण कार्य होंगे। देखो, जयपुर का रंग गेरुआ। अब आप कहोगे गुरुजी तो पिंक सिटी क्या आपा, तो क्या हुआ बेबोदिया गल्ला, पिंक 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 सिटी। तो पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी कलर क्या आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में कलर है गेरुआ। ठीक है, पिंक सिटी इसी कलर के कारण ही कहते हैं, लेकिन पिंक है नहीं। देखो, मैं पेन जिससे लिख रहा हूं वो पिंक है, लेकिन ये जयपुर का कलर देखोगे वो एक्चुअल में गेरुआ कलर है। मदरसा हुनरी का निर्माण करवाया, जो बाद में राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल के नाम से जानी गई। ठीक है, 1857 में निर्माण करवाया था। रामनिवास बाग का निर्माण करवाया, अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया, रामप्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया, महाराजा और संस्कृत स्कूल का निर्माण भी करवाया है। और जयबान तोप जो सवाई जयसिंह ने बनवाई थी, उसके पहिए लगवाए, क्योंकि वो भारी इतनी है, इधर उधर नहीं की जा सकती थी, पूरी नाल की नाल बनी हुई थी। उसके पहिए लगवाने का कार्य किसने किया है, राम सिंह जी द्वितीय ने किया है। ठीक है, तो चलो डाउनलोड ले, स्क्रीनशॉट ले, राम सिंह जी का कार्य याद रखियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माधो सिंह द्वितीय, बब्बर शेर के नाम से इनको जाना जाता था। इनको जयपुर के शासकों में बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था। राम सिंह जी के ही ये दत्तक पुत्र थे, राम सिंह जी के दत्तक पुत्र थे, बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने इंग्लैंड पहुंचे तो 2 बड़े चांदी के पात्र गंगा जल साथ लेकर गए। देखो क्या कहते हैं, यहां से जो है एडवर्ड सप्तम के यहाँ से गए, है ना, वहां पे वो थी रानी थी, कौन सी थी, मैरी थी कि विक्टोरिया थी, तो वो इनवाइट करके जैसे यहाँ से गए, जाना भी जरूरी गए। तो ये क्या है कि अपनी संस्कृति को बहुत ज्यादा मानते थे, और यूं मतलब कि अंग्रेजों को मानते नहीं। यहाँ से अपनी खुद की गाय लेकर गए, यहाँ से गंगा जल लेकर गए हैं, यहाँ से प्राइवेट खुद का जो है जेट उसमें गए हैं ये यहाँ से। ठीक है, और जब यहाँ से जाते हो फिर वो कहते हैं वहां पे तो भाई आप सब ये यहाँ से लेके आए, तो मतलब बहुत मतलब चतुराई से उत्तर भी देते हैं उनको क्या भाई मैं थाने देखो बेटी मानी उड़ी है? और हमारे यहाँ रिवाज है कि बेटी के यहाँ का हम खाते पीते नहीं, खुद के पूरे खाने पीने का सामान बनाने वाले हैं, और सब साथ में लेकर गए थे ये। तो इन्होंने 2 चांदी के बड़े पात्र बनवाए गंगा जल के लिए, जो आज भी अपने वहां पे सिटी पैलेस के अंदर पड़े हैं। देखो इंसान खड़ा है पास में, इतनी बड़ी आकार के ये चांदी के पात्र इन्होंने बनवाए हैं, गंगा जल साथ लेकर गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की सहायता दी। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए। जो नाहरगढ़ अपने जो महल पड़ेंगे ना उसके अंदर इनके भी नाम लिखूंगा आपको, सुख निवास, चंद्र निवास, वो सारे जो पूछे भी थे इस बार। तो अपने जो है 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए हैं विक्टोरिया शैली के अंदर, वो इन्होंने बनवाए हैं। सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण जो है वो भी माधो सिंह जी द्वितीय ने करवाया है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर कस्बा बसाया है, ये ध्यान रखना।
बहादुर सिंह द्वितीय ने मुबारक महल, एक जैसे 9 महल, 5 लाख रुपए BHU के लिए दिए हैं और 2 बड़े चांदी के पात्र वगैरह। ये चलिए, मान सिंह द्वितीय जयपुर के अंतिम शासक, जयपुर के अंतिम शासक जो आप एकीकरण के समय पढ़ते हो मान सिंह, वो यही है। ठीक है, मूल नाम क्या था? मोर मुकुट सिंह। मूल नाम क्या था? मोर मुकुट सिंह। माधो सिंह के दत्तक पुत्र। इनकी घुड़सवार सेना मान गार्ड के नाम से जानी जाती थी। एक देखो बीकानेर में ऊंट सेना पड़ी थी अपने गंगा रिसाला के नाम की, एक यहाँ पे मान गार्ड जो इनकी घुड़सवार सेना है। ठीक है, इनके प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये वही मिर्जा इस्माइल है जिसने जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था, जिसने जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था हीरालाल शास्त्री के साथ। इन्होंने गायत्री देवी से विवाह किया और उस समय की सबसे सुंदर रानी राजकुमारी कहे तो गायत्री देवी ही हुआ करती थी। गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला सांसद भी रही है, यह भी ध्यान रखेंगे आप। और एकीकरण के चौथे चरण में से अंतिम चरण तक मान सिंह जी राज प्रमुख रहे हैं। ठीक है, ये राज प्रमुख रहे हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, वहां पे आप फोटो देख पा रहे हो गायत्री देवी और मान सिंह जी का। और इसी के साथ साथियों आप लोगों के आज का ये सेशन शुरू होता है, साथ ही साथ अपनी जो है एकलव्य बैच की क्लासेज पुनः शुरू होती है। अब चूंकि आज क्या वार है? गुरुवार है, कल शुक्रवार है, कल क्लास आनी है। मैं शनिवार को भी इस बार आप लोगों को क्लास दूंगा ताकि अपने जो है, आप लोग तो बिजी थे मुझे पता है, लेकिन मेरी रणनीति चालू थी कि अब क्या करना है। मैं शनिवार को गैप नहीं रखे आप लोगों को क्लास दूंगा ताकि अपने जो है कवर अप जल्दी से कर सके। ठीक है, संडे को नहीं आएगी क्लास, फिर वापस सोम से शुक्र अपना शेड्यूल वही चलेगा। अब अपना इतिहास तकरीबन कवर होने के आया है। आप कछवा वंश पढ़ लिया, देखो मारवाड़ के राठौड़ पढ़ लिए, मेवाड़ के गोहिल पढ़ लिए, चौहान पढ़ लिए, गुर्जर पतियार पढ़ लिए, कछवा वंश भी पढ़ लिया। अब बहुत कम इतिहास में बचा है, इसमें फिर आधुनिक इतिहास की क्लासें आ जाएगी और इसके बाद में कला संस्कृति शुरू कर देंगे। तो भाई प्लानिंग बिल्कुल वेल सेट है आपकी क्लास उस तरीके से, लेकिन आपको नियमित रहना बहुत जरूरी है। डेली क्लास देखनी है, क्या मुश्किल से आपको 40-45 मिनट निकालने हैं, कोई ज्यादा है भी नहीं। देखो 40-45 मिनट में तो क्लास पूरी होगी। हाँ, लाइव के अंदर ये 2 घंटे की क्लास थी, लेकिन मैंने आप लोगों का समय बचाया है, तो आप लोगों को भी अपने इस समय को यूटिलाइज करना है। पुस्तकें मार्केट में आप लोगों के लिए उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लेना। बाद में मत कहना कि भाई सर हमारे जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी थी और रह गई। ठीक है, टेस्ट सीरीज में कॉम्बो 1, कॉम्बो 2, कॉम्बो 3 और ये जो है 2 और 3 साथ में आप लोगों को जैसे भी अभ्यास करना चाहो आप करें। पढ़ने की सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध है और पढ़ने के बाद मेहनत करनी है और उसके बाद में सफलता आपकी है। ठीक है, इतना मैं जानता हूं। तो चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।